Exercise number 3.3. Question number 1 for A. 1, 2, 3, 4. Find the following relation in A. State the domain and range of each relation. हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं 1, 2, 3, 4. अब ये हमारे पास एक सेट है जिसमें यानी 1 से लेकर 4 कुदरती नेचुरल नंबर पर मुश्तमिल सेट है. तो अब वो कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए में रिलेशन मालूम करना है कि किस किस्म का रिलेशन है. स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन. जब आप रिलेशन मालूम कर लो तो फिर वो आपने उसमें डोमेन देखनी है कौन सी है और रेंज देखनी है कौन सी है. अब हमारे पास क्वेश्चन है इसका पार्ट 1. ये है एक्स वाई, यानी ए में रिलेशन कैसे होने चाहिए. इसमें एक एक्स की वैल्यू होगी, पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ वाई पी की वैल्यू लिखेंगे. ये ऑर्डर पेयर है, इनको ऑर्डर पेयर कहते हैं, यानी उर्दू में मतरतब जोड़े कहते हैं. अब वो इस ए में कुछ रिलेशन बनाने हैं, मतरतब जोड़े बनाने हैं. तो शर्त ये है कि वो मतरतब जोड़े में वो ऑर्डर पेयर के अंदर जो वाई है वो एक्स के बराबर हो. आगे कंडीशन लिखी है वाई इज इक्वल टू एक्स. ऐसे ऑर्डर पेयर हमने बनाने हैं. एक्स की वैल्यू भी ए से लेनी है, वाई की वैल्यू भी हमने ए से ही लेनी है. बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक सेट ए दिया होता है, बी दिया होता है, फिर हमने ए और बी में रिलेशन मालूम करना होता है. ए से हम एक्स की वैल्यू लेते हैं और बी सेट से हम वाई की वैल्यू लेते हैं. लेकिन यहाँ पे एक ही सेट दिया हुआ है, ए और बी की जगह भी ए ही दिया हुआ है. तो हम इसमें ऑर्डर पेयर बनाएंगे. वो ऑर्डर पेयर की कंडीशन ये है कि वाई जो है उसमें एक्स के बराबर हो. ये क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो ऑर्डर पेयर ऐसे हों एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5. इसमें ये शर्त है कि वाई और एक्स को आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5. ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट को जब यानी इनके ऑर्डर पेयर को जमा करेंगे ना, एक्स और वाई की वैल्यू या वाई प्लस एक्स तो 5 आना चाहिए. अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं कि ये भी ऑर्डर एक्स वाई ऑर्डर पेयर है. इसमें एक्स प्लस वाई जो है वो लेस दैन 5 होना चाहिए, यानी 5 से छोटा होना चाहिए. ऐसे हमने तमाम ऑर्डर पेयर लिख लेने हैं जो इस कंडीशन पर पूरे उतरते हों कि एक्स और वाई को जमा किया जाए तो आंसर जो आए वो लेस दैन 5 हो. और ये भी शर्त है कि वो जो एक्स प्लस वाई है वो यानी 4 के अंदर अंदर रहें. अब दूसरी कंडीशन ये है, चौथा पार्ट इसका ये है कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर लिखने हैं और उसमें ये कंडीशन है एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन 5 हो, यानी एक्स और वाई जमा किया जाए और 5 से आंसर बड़ा आना चाहिए. जैसा आप सोल्यूशन देखते हैं इसका कि ए हमारे पास एक सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4 है. अब बी सेट नहीं है, हमने अपनी सहूलत के लिए ये दोबारा लिख दिया है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. अपनी सहूलत के लिए लिखा है, ना भी लिखें कोई बात नहीं. यानी हमने इसको ए कंसिडर करना है और इसको बी कंसिडर करना है, बी भी ए ही है. अब इसमें ऑर्डर पेयर बनाएंगे. पहला पार्ट ये है कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर होंगे सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स हो, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई. अब अपनी सहूलत के लिए देखते हैं कि अगर ये ए है दूसरा भी ए है तो इसमें ए क्रॉस ए सारे ऑर्डर पेयर लिखते हैं. इसका तरीका कार है कि यहाँ पे ए लिखें और आगे जो सेट बी है वो लिख दें. अब बी की जगह ए ही कंसिडर किया जाएगा. तो अब इसके ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे. इसके एक एलिमेंट की तादाद जो है वो हमारे पास 4 है और अगले ए की वैल्यू भी एलिमेंट्स की तादाद भी 4 है. इस तरह 16 ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेंगे. 16 ऑर्डर पेयर यानी इसके पॉइंट बनेंगे. अब 1 इस पहले 1 को अगले 1 के साथ, अब हम ये पहले सेट से एक एलिमेंट ले लेते हैं और फिर उस एलिमेंट को अगले सेट जो कि ए ही है के बारी बारी एलिमेंट से मिलाते हैं. ये देखें एक मिलेगा किसके साथ जाके 1 के साथ, फिर एक मिलेगा 2 के साथ, एक मिलेगा 3 के साथ, एक मिलेगा 4. इस तरह ऑर्डर पेयर बना लें 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4. अब 2 की टर्न है. 2 भी बारी बारी अगले सेट के तमाम एलिमेंट के साथ मिलेगा. 2 को अब 1 से मिलाएंगे, 2 को 2 से, 2 को 3 के, 2 से 4 से. इस तरह ये ऑर्डर पेयर बन जाएंगे. अब 3 की टर्न है. 3 को अब बारी बारी हर
अगले सेट के एलिमेंट से मिलाएंगे। 3 जब 1 से मिलेगा, फिर 3 2 से, 3 3 से, 3 4 से, तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। अब 4 की टर्न है, 4 मिलेगा अगले सेट के हर एलिमेंट के साथ, 4 4 1 के साथ, 4 2 के साथ, 4 3 के साथ, 4, इस तरह ऑर्डर पेयर आप बना लें। ये आपकी सहूलत के लिए, ये आपकी सहूलत के लिए हम करते हैं। अब हमारे पास तमाम ऑर्डर पेयर मौजूद है, 16 के 16। अब पहला पार्ट करते हैं एक्स वाई ऑर्डर पेयर जो है वो सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इनमें आपने चुनना है कि वाई इज इक्वल टू एक्स के बराबर हो। अब देखें वाई यहाँ पे इस 1 1 ये है कि इसमें वाई एक्स के बराबर है, या यूं भी कर सकते हैं एक्स बराबर है वाई के, 2 2 3 3 और 4 4। ये इतने ऑर्डर पे हैं 16 में से, ये 4 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिन पर ये कंडीशन लागू होती है कि वाई इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। ये देखें यहाँ पे कोई ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, ये लगा 3 3 के बराबर है, यानी इसमें एक्स जो है वो 3 है, वाई भी 3 है। तो इस तरह हमने वो ऑर्डर पेयर इकट्ठे कर लिए जिन पर ये कंडीशन लागू होती थी वाई इज इक्वल टू एक्स। ये बन गया। अब आगे मूव करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका ग्राफ। अब देखें यहाँ पे आप ये जो पॉइंट बने हैं ये अक्सर में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर पॉइंट हैं, 1 1 2 2। इसको आप पॉइंट का नाम ले सकते हैं। ए जो है वो 1 1 कर लेते हैं, बी जो है वो 2 2 और सी जो है वो 3 3 और डी जो है वो 4 4 कर लेते हैं। अब हमारे पास एक ग्राफ पेपर लेते हैं। आप ग्राफ पेपर जो है प्लेन पेपर भी ले सकते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सेस को ज़ाहिर कर रही है, और ये वाली लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन है जो कि वाई एक्सेस को ज़ाहिर कर रही है। एक्स एक्सेस पे हम यूनिट लिखेंगे। ये पहला यूनिट है 1, ये 2, और ये क्या है 3, और ये क्या है 4, और ये 5। आप इस तरह 3 4 पॉइंट ले लें एक्स एक्सेस पे, यूनिट ले लें, और इस तरह वाई एक्सेस पर भी आप यूनिट लें 1 2 3 4 5। अब आपने पॉइंट 1 1 ढूंढना है, तो पहले एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आप एक्स एक्सेस पे 1 पे आ जाएं। अब ऊपर को मूव करेंगे, वाई भी 1 है, तो आगे को मूव करेंगे, यहाँ पे वाई पर भी 1 ले लेंगे और इधर एक्स पर भी 1। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा ए, पॉइंट ए जाए। इस तरीके से अगला है 2 2, तो ये एक्स एक्स पे 2 की वैल्यू यहाँ है और इधर वाई पे 2 ये है। दोनों को मिला दीजिए, यहाँ से एक लाइन निकालें सीधी, और यहाँ दोनों लाइनें जिस पॉइंट में मिलती हैं वो क्या है 2 2 है। ये हमारे पास बी पॉइंट है 2 2। आगे सी पॉइंट ढूंढते हैं। सी पॉइंट में 3 3 है। एक्स एक्सेस पे हम 3 पे जाएंगे, 3 यूनिट जाएंगे, मूव करेंगे, फिर उसके ऊपर को जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक्सेस पे ओरिजिन से, ये ओरिजिन से एक्सेस दाईं तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिव आता है, और बाईं तरफ तो ये नेगेटिव होता है। इस तरीके से अगर आप हम वर्टिकल लाइन ऊपर वाई एक्सेस पे मूव करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और नीचे को जाए नेगेटिव। अब क्योंकि ये तमाम ऑर्डर पेयर में पॉजिटिव ही हैं, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, लिहाजा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो अब सी पॉइंट 3 3 ढूंढते हैं। एक्सेस पे 3 ये है, ऊपर को लाइन खींचे ऐसे, फिर इधर से 3 दोनों को मिला दें, जहाँ लाइनें मिलती हैं वो पॉइंट सी है। आगे हम डी पॉइंट है 4 4, इसको देखते हैं। एक्सेस पे 4 पे मूव करते हैं, फिर ऊपर को जाते हैं, तो ये पॉइंट जो है वो डी हमारे पास है। इस तरीके से हमारे पास तमाम पॉइंट। अब हमारे पास ये ए बी सी डी पॉइंट आ गए। इन तमाम पॉइंट में जो एक्स की वैल्यू हैं, जैसे 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू, वो इनका एक्स की तमाम वैल्यू को इकट्ठा करके लिखेंगे तो वो डोमेन आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास डोमेन जो है वो 1 2 3 4 है, यानी एक्स एक्सेस इन ऑर्डर, तमाम ऑर्डर पेयर के एक्स एक्सेस का एक सेट बना लें, वो डोमेन के बराबर होगा। इसी तरीके से इन तमाम ऑर्डर पेयर के जो वाई हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, वाई कोऑर्डिनेट है, जैसे 1 2 3 4, ये जो वाई कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं इनका सेट बना लें तो वो हमारे पास रेंज आ जाती है, उसको रेंज कहते हैं। फिर सुन लीजिए कि तमाम ऑर्डर पेयर के एक्स एक्सेस यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स अगर एक का सेट बना दिया जाए तो वो डोमेन के बराबर होता है, और अगर इन तमाम ऑर्डर पेयर के जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं
वो उनका एक सेट बना दिया जाए तो वो रेंज होता है। आगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 इसकी तरफ मूव करते हैं। ये देखें, इसमें एक्स वाई ऑर्डर पेयर लिखने हैं, लेकिन शर्त ये है कि वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अब इसमें ढूंढते हैं। अब देखें ये 1 और 4 में एक्स क्या है 1, वाई क्या है 4 और 1 जमा करेंगे तो 5 आएगा। इस तरीके से 2 और 3 जमा करेंगे तो 5 आएगा, 3 और 2 जमा करेंगे तो 5 आएगा, 4 और 1 जमा करेंगे तो 5 आएगा। ये ऑर्डर पेयर 4 बनते हैं, ये हमने लिखे। अब इनको अपनी सहूलत के लिए हम इन पॉइंट के नाम रख लेते हैं ए, बी, सी और डी। इस तरीके से हम एक ग्राफ बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली एक्स एक्स को ज़ाहिर कर रही है और वर्टिकल लाइन वाई एक्स को ज़ाहिर कर रही है। तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। हमारे पास वो तमाम ऑर्डर पेयर मौजूद हैं जिन पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, लिहाजा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये पॉइंट लाई करेंगे। अब हम पॉइंट ए ढूंढते हैं। 1 4 कहाँ है? अब 1 4 में ये देखिए 1 पॉइंट में एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 4। अब एक्स एक्सेस पे 1 पे जाते हैं, यहाँ पे 1 पे गए और वाई की वैल्यू 4 ढूंढते हैं। और इसको ऊपर सीधी लाइन लगाते जाएं, इसके ऊपर सीधी लाइन लगाते जाएं। ये है वाई की वैल्यू। अब जहाँ पे दोनों लाइनें ये वाली और निचली वाली लाइन जहाँ मिलती है ना, ये वाली सीधी ऊपर को जाती है, ये पॉइंट ए है। अब पॉइंट बी ढूंढते हैं 2 और 3। अब एक्सेस पे 2 पे जाते हैं, 2 यूनिट एक यूनिट लेते हैं और ऊपर वाई पे कितना लेते हैं 3। ये देखें ये 3 है और ये यहाँ पे 2 और 3 पॉइंट बी बन गया। सी में 3 और 2, 3 यहाँ पे 1 2 3 ये लेंगे और 2 ऊपर को लेंगे 1 और 2। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये डी पॉइंट है, वो डी पॉइंट 4 1 है। एक्सेस पे 4 की वैल्यू है और जो वाई है वो 1 है, तो ये पॉइंट होगा। और इस तरीके से हमने तमाम पॉइंट जो है वो ग्राफ के ऊपर शो कर दिए। अब ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आते हैं या पॉइंट आते हैं, इसमें तमाम जितने इसके तमाम ऑर्डर पेयर के एक्स एक्सिस का सेट डोमेन कहलाता है और वाई कोऑर्डिनेट जो हैं उनका सेट जो है वो रेंज कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास डोमेन जो है वो 1 2 3 4 आती है। देखें 1 2 3 4, तो इन तमाम ऑर्डर पेयर के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सेट बना के रख दिया है, वो डोमेन है। और अब हम इसके जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे इकट्ठे करके एक सेट बनाएंगे जिसको हम रेंज कहते हैं। अब ये इसका थर्ड पार्ट कहते हैं एक्स वाई ऑर्डर पेयर है और इसमें कंडीशन ये है कि एक्स प्लस वाई का आंसर लेस दैन 5 हो। इसलिए हम तमाम ऑर्डर पेयर में से वो ऑर्डर पेयर यहाँ पे रखेंगे जिनमें ये कंडीशन पूरी होती हो कि एक्स और वाई को जमा किया जाए लेस दैन 5 आए। देखें एक्स अगर 0 रखते हैं और सॉरी ये 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 1 रखते हैं, तो दोनों का आंसर 2 आता है जो कि लेस दैन 5 है। इस तरीके से अगले ऑर्डर पे में 2 और 1 रखते हैं, 2 और 1 प्लस करेंगे 3 आएगा जो कि लेस दैन 5 है। इस तरह 3 और 1 है, इसका आंसर दोनों को जमा करें 4 आता है, 4 जो है 5 से छोटा है। इस तरीके से 1 और 3 लेते हैं तो 4 आता है जो लेस दैन 5 है। अब 3 क्यों नहीं लेते भला? 3 क्यों नहीं लेते? क्योंकि 6 आ जाता है जो कि 5 से बड़ा हो गया। हमें कंडीशन ये है कि 5 से छोटा होना चाहिए। अब अगला एक ऑर्डर पे है 1 और 2, 1 और 2 लेंगे तो इसका आंसर भी 3 आता है जो कि लेस दैन 5 है। हमारे पास फिर 1 2 3 4 5, यानी अब कितने ऑर्डर पेयर बने हैं? पॉइंट कितने? 1 2 3 4 5। ये हमारे पास 5 पॉइंट अब बने हैं जिन पे ये कंडीशन लगती है कि वो उनका सम लेस दैन 5 होता है। अब हम ग्राफ के ऊपर इसको शो कर लेते हैं। अब ये ग्राफ बनाए उसी तरीके से जिस तरह पिछले पार्ट किए। ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस पे में हमने यूनिट लिया 1 2 3 4। इस तरीके से वाई एक्सेस पे हम लेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब हम इन पॉइंट को लोकेट करते हैं। अपनी सहूलत के लिए इनके हम नाम रख लेते हैं ए बी सी। जिस तरह ये
A.11 है, B.21 है, C.31 और D.13 है। अब इन पॉइंट को लोकेट करते हैं, इनकी लोकेशन चेक करते हैं इस ग्राफ के अंदर। तो अब A को 1 1 ढूंढते हैं, एक्सेस पे 1 लेंगे, वाई पे भी 1, तो ये पॉइंट बनता है। और B पॉइंट ढूंढते हैं जिसका 2 और 1 है, एक्सेस पे 2 लेते हैं, ऊपर वाई, ये पॉइंट बनता है। और दूसरा पॉइंट C 3 एक्सेस पे 3 लेते हैं और वाई पे 1 मूव करते हैं। इस तरह D पॉइंट ले लेते हैं 1 और 3, 1 और 3 और ये 1 और 3 है, ये वाला D, ये वाला। अब हमारे पास E पॉइंट है 1 और 2, 1 ये है और 2 ऊपर को 1 2 ये वाला जी, E पॉइंट ये वाला। इनको मिलाने से ऐसे L सा बनता है, ऐसे L सा बनता है। पिछले में हम स्ट्रेट लाइनें बनती थी। अब देखें, ये हमारे पास सारे ऑर्डर पेयर लिखे गए, ये पॉइंट थे। अब जैसा कि हमने बताया है कि तमाम ऑर्डर पेयर के जो एक्स एक्सेस होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो उनका सेट लिख दिया जाए तो वो डोमेन कहलाता है। जैसे 1 2 3 1 1 ये आता है। इसमें देखें, इनका सेट बनाते हैं 1 2 3 1 1। आप सोचेंगे कि 1 2 3 सर 1 तो यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ 3 जगह पे 1 आया, वो क्यों नहीं आप लिख रहे? क्योंकि सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होते, दोहराए नहीं जाते, दोबारा नहीं लिखे जाते। देखिए यहाँ 1 आया, लिख दिया, 2 आया, यहाँ लिख दिया, 3 आया, यहाँ लिख दिया, आगे फिर 1 है, 1 क्योंकि पहले आ चुका है वो नहीं लिखना, फिर 1 आता है वो नहीं लिखना, क्योंकि सेट में रुकन दोहराए नहीं जाते, रिपीट नहीं होते, लिहाजा इसकी डोमेन आएगी 1 2 3। अब इस तमाम पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट्स का सेट बनाते हैं, वो क्या है 1, ये 1 लिख दिया, आगे फिर 1 आया, वो एक दफ़ा ही लिखांगे, पहले लिखा हुआ है। अब फिर क्या आया, 1 आया, वो पहले लिखा गया, नहीं लिखना। अब यहाँ पे आया 3, वो लिख दिया 3, फिर आगे 2 आया, वो लिख दिया 1 2 3। लिहाजा इसकी डोमेन भी 1 2 3 है और रेंज भी 1 2 3 है। ये डोमेन और रेंज जो है वो एक सेट का नाम है, सेट होते हैं, लिहाजा इनको ब्रैकेटें डालनी होती हैं। इसी तरीके से आप पार्ट आगे हम मूव करते हैं पार्ट 4 की जानिब। इसमें ऑर्डर पेयर लिखनी है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5 हो। क्या हो? यानी कंडीशन ये है कि दोनों का सम ग्रेटर देन 5 हो। अब इसमें ऑर्डर पेयर 2 4 आता है, क्योंकि 2 और 4 का मजमुआ जो है वो 5 से बड़ा आता है, क्योंकि 4 और 2 6 होता है, 6 बड़ा होता है 5 से। इस तरह 3 और 4 7 होते हैं जो 5 से बड़ा है, 6 कंडीशन पूरी होती है। अब 4 और 2 क्या होते हैं 6, ये भी कंडीशन पूरी करते हैं, ग्रेटर देन 5 है। यानी 4 और 3 ये 7 होते हैं जो ग्रेटर देन 5 है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 4 4 4 4 ये 8 होते हैं जो ग्रेटर देन 5 है, ये कंडीशन लागू होती है। अब हम इस को एक ग्राफ पे ज़ाहिर करते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, वो ये देखें, ये लाइन ले लिए एक्स एक्सेस और ये ले लिए वाई एक्सेस। यहाँ पे इन पॉइंट को अपनी सहूलत की खातर हम यहाँ पे नीचे नाम रख लेते हैं। ये 1 2 2 4 है, ए को इस पे लोकेट करते हैं, देखते हैं 2 और 4 कहाँ बनता है। देखें 1 और 2 ये और 4 ऊपर को जाएंगे 1 2 3 और ये 4। ये देखो यहाँ पे 2 पे गए और आगे 4 पे यहाँ पे चले गए, ये पॉइंट ए है। इस तरीके से बी पॉइंट गया 3 और 4, एक्सेस पे 3 गए, ऊपर को हम 4 यहाँ पे चले गए। इस तरह सी बनाएंगे, डी बनाएंगे और ई जो है हमारे पास 4 4 है, 4 4। ये देखें इधर हम 4, ऊपर को भी हम 4, ये इस तरीके से हमने पॉइंट बना दिए, ग्राफ पेपर के ऊपर शो कर दिया। अब हम इसकी देखेंगे डोमेन और रेंज। जैसे हम पहले बताया कि तमाम जो ऑर्डर पेयर हैं, जिसको हम पॉइंट्स भी कहते हैं, इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का सेट डोमेन कहलाता है। देखें इसमें आता है 2 3, 2 लिख दिया यहाँ पे डोमेन में, आगे 3 आता है 3 भी लिख दिया, 4 आता है 4 भी लिख दिया, आगे फिर 4 आ गया, लिखेंगे नहीं क्योंकि पीछे लिख चुका है, फिर 4 आया फिर लिख दिया, क्योंकि सेट में रुकन दोहराए नहीं जाते, रिपीट नहीं होते, एक दफ़ा ही लिखा जाता है सेट में रुकन। अब रेंज देखते हैं, रेंज क्या होती है? इस तमाम ऑर्डर पेयर या पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट्स का सेट जो होता है वो रेंज कहलाता है। आप देखो 4 लिखा गया यहाँ पे 4, फिर आगे 4 आया, एक दफ़ा ही लिखेंगे,
फिर 2 आया वो भी लिख दिया 2, फिर 3 आया वो भी लिख लिया, फिर 4 आया वो नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा ही लिखा गया। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान सवाल है। एक क्वेश्चन 1 है और इसके 4 पार्ट हैं, उनमें से एक पार्ट जो है वो आ सकता है इम्तहान में। इसको अच्छे तरीके से तैयारी करें, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। ये विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, कौन सी डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शंस, पहले बताना है कि इन डायग्रामों में कौन सी जो है वो फंक्शन को ज़ाहिर कर रही है, एंड ऑफ द विच टाइप, और अगर फंक्शन को ज़ाहिर कर रही है तो वो कौन सा फंक्शन है। अब सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। ये हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है। अब इसका बेहतर था कि नाम लिख देता, किताब वाले ने नाम नहीं लिखा, नाम लिख लेते हैं ए और ये बी है। ये दो हमारे पास ना, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब ये जो एरो बता रहे हैं इसके मुताबिक हम देखेंगे कि 1 की मैपिंग ए के साथ भी हो रही है, 1 की मैपिंग बी के साथ भी हो रही है। मैपिंग का लफ्ज़ भी बोल सकते हैं, राब्ते का भी लफ्ज़ बोल सकते हैं। तो 1 जो है ए के साथ भी आर्डर पेयर बना रहा है और एक जो है वो बी के साथ भी आर्डर पेयर बना रहा है यहाँ इस डायग्राम। तो पहली बात है कि ज़रूरी है कि सिर्फ ए का एक एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ मैपिंग करता हो, आर्डर पेयर बना रहा हो। क्योंकि 1 जो है वो रिपीट हो गया है, रिपीट हो गया है। पहले 1 ए के साथ भी आर्डर पेयर बना रहा है, फिर 1 बी के साथ भी आर्डर पेयर बना रहा है। यहाँ से ही पता चलता है कि ये फंक्शन नहीं है। ए के एक एलिमेंट को जो है वो आर्डर पेयर में रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आर्डर पेयर बनाए 1 का ए के साथ, फिर अगर 1 का बी के साथ बनाएंगे तो आर्डर पेयर में रेपिटेशन आ गई है, ये दोहराया गया है। लिहाजा यहीं से पता चलता है कि ए बी ये फंक्शन नहीं है। 2 जो है वो सी के साथ आर्डर पेयर बना सकता है, 2 जो है सी के साथ मैपिंग कर रहा है, 3 जो है वो डी के साथ कर रहा है। ये 2 और 3 तो सही हैं, ये तो मुनासिब चल रहे हैं, अपने अपने के साथ मैपिंग कर रहे हैं। लेकिन 1 जो है वो 2 के साथ मैपिंग कर रहा है, लिहाजा ये फंक्शन ही नहीं है। फिगर नंबर 1 में जो फिगर 1 जो है वो शो कर रही है, ये फंक्शन नहीं है। अब आगे मूव करते हैं फिगर 2 में। इसमें ये सही है कि ए मैपिंग कर रहा है 1 के साथ, बी मैपिंग कर रहा है 3 के साथ और सी मैपिंग कर रहा है 5 के साथ। अब ये देखें, ये आर्डर पेयर सही बने। A1 आर्डर पेयर, पहला आर्डर पेयर बनेगा A1 B, अगला B3 और अगला C3। अब इस मैपिंग के अंदर ये हो रहा है कि देखें, यानी ए एलिमेंट, ये ए भी कह सकते हैं, बी बी सी कोई नाम रख सकते हैं, ए बी बहरहाल हम सूरत के लिए फिर दोबारा ए भी रख लेते हैं। ए के तमाम एलिमेंट मैपिंग कर रहे हैं सिंगल एक के लिए, लिहाजा और बी के सारे एलिमेंट इंगेज हो गए हैं ए के साथ, आर्डर पेयर बना रहे हैं। हर एक के लिए बना, एक के लिए बना रहा है। तो 1 to 1 इसको बोलते हैं 1 to 1 मैपिंग। ये फंक्शन है। पहली तो बात है ये फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है, एक के लिए एक के लिए एक ही। और बी के सारे जो हैं वो कवर हो चुके हैं। तो सारे एलिमेंट अब मैपिंग में आ गए हैं, आर्डर पेयर में आ गए हैं, लिहाजा ये ऑन टू बी फंक्शन है। क्या है? ऑन टू बी फंक्शन। लिहाजा ये एक ऐसा फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, लिहाजा ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। इसी तरीके से आगे फिगर नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये भी बिल्कुल सेम ही है कि 1 मैपिंग कर रहा है ए के साथ, 2 बी के साथ और 3 सी के साथ मैपिंग कर रहा है। ये इसमें भी बिल्कुल उसी तरह का ही है कि हर एक के लिए अपना अपना एलिमेंट बी में मौजूद है। इसको ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं। देखिए, ए के हर एलिमेंट के लिए बी में एक एलिमेंट मौजूद है मैपिंग के लिए। रेपिटेशन भी नहीं हो रही है, बी का कोई एलिमेंट उधर 2 दफ़ा नहीं मैपिंग कर रहा, लिहाजा ये भी 1 to 1 मैपिंग है, 1 to 1 फंक्शन है और ये कैसा है, 1 to 1 है, और बी के तमाम एलिमेंट इसके साथ इंगेज हो चुके हैं, लिहाजा ये ऑन टू भी है। क्या है? ऑन टू भी है। लिहाजा ये जो चीज़ है, ये फंक्शन जो है वो
1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। लिहाजा ऐसे फंक्शन को जो 1 to 1 हो और ऑन टू हो से कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। फिगर नंबर 3 बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब इधर मूव करें, देखिए एल जो है एक्स के साथ मैपिंग कर रहा है, एम जो है वो एक्स के साथ मैपिंग कर रहा है, ठीक है, और एन जो है जी के साथ मैपिंग कर रहा है। तो अब देखें होता क्या है कि तमाम ए के तमाम सेट है, इसे एल एम भी कह सकते हैं, पी क्यू कह लें आप, पी और इसको क्यू सेट कह लें, कोई भी आप नाम दे सकते हो। अब पी के तमाम एलिमेंट मैपिंग कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, तो लिहाजा ये फंक्शन है। अब देखें इसकी रेंज जो है वो एक्स वाई, इसमें क्योंकि वाई जो है वो इंगेज नहीं हुआ, किसी के साथ मैपिंग में नहीं आ रहा है, ऑर्डर पेयर नहीं बना रहा है, और जी बना रहा है। इसमें से क्यू में से कुछ एलिमेंट इधर मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग हो रही है उनके साथ, लेकिन किसी एक्स और जी, इसमें जो रेंज है वो एक्स और जी है जो क्यू के अंदर आई है, क्यू के अंदर है, और बी के तमाम एलिमेंट एंगेज नहीं हुए पी के एलिमेंट के साथ, तो लिहाजा ये n2 होगा। क्या होगा? n2। ये 4 नंबर फिगर में जो फंक्शन है वो फंक्शन तो है, क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट जो हैं वो ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, एंगेज हैं, ठीक है। अब और बी क्यू जो है, क्यू के चंद एलिमेंट इनके साथ मैपिंग कर रहे हैं, इसके अंदर से इनकी रेंज जो इसके अंदर आई है, तो लिहाजा ये n2 फंक्शन है। क्या है? n2 फंक्शन है, फंक्शन भी है और रिप्रेजेंट, फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये एक n2 फंक्शन है। क्या है? n2, ये एक n2 फंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक n2 फंक्शन है। तो फिगर नंबर 4 में रिप्रेजेंट ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये इज यानी रिप्रेजेंट एन n2 फंक्शन, ये n2 फंक्शन है। आप फिर देख लें कि ये जो फिगर नंबर 1 में है ना, ये यानी डस नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि बी के एलिमेंट जो वो रिपीट हो जाएंगे। देखो 1 के साथ, 1 जो है वो ए के साथ भी ऑर्डर पेयर बना रहा है, और 1 जो है बी के साथ भी ऑर्डर पेयर। अब ए का जो 1 एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर में रिपीट हो जाएगा, ये रिपीट नहीं होने चाहिए। ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो रिपीट ऑर्डर पेयर में रिपीट नहीं होने चाहिए। हाँ जी, तो लिहाजा ये जो है वो फंक्शन ही नहीं है, यहाँ पे डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। और फिगर नंबर 2 में देखें रिप्रेजेंट अ फंक्शन को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन बी के तमाम एलिमेंट जो हैं वो मैपिंग में आ रहे हैं फंक्शन, ये हाँ जी, और सारे के सारे इधर एंगेज हैं, तो लिहाजा ये ऑन टू फंक्शन है। इसकी रेंज जो है वो 1 2 3 बी के बराबर होगी, इसके तमाम ऑर्डर पेयर या फंक्शन की रेंज जो है वो बी के बराबर है, और समझ आ रही है, और बी के तमाम एलिमेंट इसके साथ ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, लिहाजा ये 1 to 1 फंक्शन है और ऑन टू भी है। इसी तरीके से ये भी 1 to 1 है और ऑन टू है, लिहाजा ये दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 हो, ऑन टू हो, उसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और ये जो ऐसा फंक्शन है, ये देखें ये भी रिप्रेजेंट ऑफ फंक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन इसकी जो रेंज आती है वो एक्स और जी है, वाई इसमें शामिल नहीं है, तो क्यू सेट के अंदर से आ रही है इसकी रेंज इसकी सब सेट है क्यू की, लिहाजा ये है n2 फंक्शन। क्या है? n2 फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ g एक फंक्शन है इज इक्वल टू 3x + 2 एंड hx, यानी h इज अ फंक्शन ऑफ x, h इज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x² + y, देन फाइंड। तो g 0, g -3, g 2/3, h 1, h -4 और h -1/2। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें फंक्शन दिया हुआ है जी फंक्शन है x का, और ये फंक्शन किसके बराबर है? 3x + y के है। उधर h दिया है, ये फंक्शन है x का, सच दैट इस तरीके से कि x² + 1। तो हमने बड़ा इजी है, इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। देखें gx 3x + 2 है, अब वो कह रहा है कि x की आप g0 मालूम करें। इसका मतलब फ़ौरन समझ आ रही है कि x की कीमत 0 रखेंगे तो ये g0 हो जाएगा, वो मालूम करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है,
इसमें कुछ भी नहीं करना, पुट x इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ आप 0 पुट कर दें इक्वेशन में। और ये देखें, तो हमने ऐसे इक्वेशन लिखी है, उसमें हम x की जगह 0 रख दिया है और यहाँ x की जगह 0, 3 को 0 से ज़रब देंगे +2, तो 3 को 0 से ज़रब देंगे तो 0 आएगा, +2 हो जाएगा, g0 की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरीके से बिल्कुल सेम आसान है। g-3 मालूम करना है तो आप इसी इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ -3 दर्ज कर दें। तो ये -3 दर्ज कर दिया, पुट x -3, तो इसमें हम -3 पुट कर दिया, ये x की जगह -3 रख दिया, +2, तो ये 3 को 3 बार से ज़रब देंगे तो ये -9 आ जाएगा, ये +2 है तो 9 में से 2 निकालेंगे -7 आएगा। इस तरीके से आप x की जगह इसी फंक्शन के अंदर x की जगह 2/3 रख देते हैं, 2/3, तो फिर क्या होता है g 2/3 इज इक्वल टू 3, ये 2/3 रखेंगे, 3 के साथ कट जाएगा, +2 रह गया, यहाँ 2 रह गया, 2 और 2 4 होते हैं। ये इजी है क्वेश्चन। इस तरीके से आगे मूव करते हैं। अब एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसमें भी आप x की जगह 1 पुट कर दें, x इज इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ x आता है वहाँ पर 1 दर्ज कर दें। तो ये देखें h यहाँ पे 1 आ गया और x की जगह 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आगे +1 लिखा हुआ, 2 और 2 1 और 1 2 हो जाते हैं, सॉरी। तो अब g-4 ये मालूम करना है, तो इसी इक्वेशन के अंदर x की कीमत जो है वो -4 दर्ज कर दें। तो ये हमारे पास h-4 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 16 होता है। इवन ताकत है, तो जब किसी माइनस अदद की ताकत जो होती है, पावर जो होती है, वो एक्सपोनेंट जो होता है वो अगर इवन नंबर आ जाता है तो माइनस जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास 16 आ गया, 16 में एक जमा करेंगे 17 आएगा। तो अब आगे आप h-1/2 दर्ज करते हैं, तो इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू -1/2 दर्ज करेंगे। -1/2 दर्ज किया तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये नीचे 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये माइनस ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इवन है, ताकर इसकी पावर इवन अदद है। तो ये आप इसका एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 4 5/4 आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्तहान में आ सकता है, 4 नंबर का सवाल, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान है, थोड़ी सी कोशिश से आप इसे हल कर पाएंगे। अब गिवन दैट दिया हुआ है कि फंक्शन x इज इक्वल टू x + b+1, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, ये x + b+1 है। वेयर ए बी जो है बता दिया गया आर कॉन्स्टेंट्स हैं, कांस्टेंट नंबर हैं, ए बी कांस्टेंट नंबर हैं, मुस्तकिल आदाद हैं। इफ़ अगर वो कह रहा है कि फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 हो और फंक्शन ऑफ 6 14 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू मालूम करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसान है। अब देखें, फंक्शन ऑफ x ax + b+1 दिया हुआ है। अब उधर गिवन है, आपने क्या करना है कि फंक्शन ऑफ 3 जो है इसकी कीमत 8 है और फंक्शन ऑफ 6 इसकी वैल्यू जो है वो 14 है, ये आपको दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ से वाज़ेह होता है कि अगर आप x की जगह 3 दर्ज करेंगे ना, इस एक पूरी इस जो इक्वेशन है, जो फंक्शन वाली इक्वेशन है, इसमें आप x की वैल्यू 3 दर्ज करेंगे। अब देखें, यहाँ पे हमने 3 दर्ज कर दिया, ये a x की जगह 3, तो ये आइंदा 3x हो जाएगा। b को वैसे लिखे रहने देंगे, प्लस माइनस वैसे लिखा रहने देंगे। तो इधर फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू जो गिवन है ना, यहाँ पे 8, वो आप यहाँ दर्ज कर दें और 3 को ऐसे ज़रबेंगे तो 3a लिखेंगे प्लस b+1। तो आप इनको ज़रा थोड़ी सी तरतीब दे लें, 3a + b है तो ये एक उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 8 में से 1 निकलेगा तो 7 आ जाएगा। अब लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट कर दीजिएगा कि जो राइट साइड पे यानी हमारे पास रकम आती है उसे लेफ़्ट साइड पे कर दें और लेफ़्ट वाली राइट ले जाएं, तो ये अलामतों की तब्दीली नहीं होती है सूरत हाल में, क्योंकि मुकम्मल तौर पे शिफ्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3a + b = 7। इसे महफूज करके रखेंगे, इस इक्वेशन को आइंदा सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है। आगे जी मूव करते हैं। अगेन दोबारा वही फंक्शन लिखते थे, फंक्शन ऑफ x = x + b+1। इसमें भी जो कीमतें दी हुई हैं, अब उसने कहा है कि फंक्शन ऑफ 6 की कीमत 14 दी हुई है और x हम यानी 6 दर्ज करेंगे। जहाँ जहाँ इसमें x नज़र आ रहा है आप वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, तो ये फंक्शन ऑफ 6 हो जाएगा।
ए, ये 4 है, ए के साथ ज़रूर खाएगा तो, और सॉरी 6 है, ऐसी जगह 6 दर्ज करें तो 6 ए के साथ ज़रूर मल्टीप्लाई करेगा तो 6 ए आ जाएगा, प्लस बी उसी तरह ही है और प्लस 1 उसी तरह रखा है। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ 6 की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है 14, तो यहाँ पे 14 लिख दी है। अब 6 ए प्लस बी इधर रहने दे, ये जो 1 है ऊपर जाएगा, उधर जाएगा, 14 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 13 आ जाएगा। ये साइड इधर लिख दें और वो साइड इधर लिख दें, 6 ए प्लस बी हमारे पास 13 आ गया है। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशनें आ गई हैं, एक ये इक्वेशन नंबर 2 है और दूसरी इक्वेशन नंबर 1 ये जो आपको ऊपर नज़र आ रही है ये वाली। अब इन दिन को सिमल्टेनियसली हल कर सकते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं, किसी कोई आसान तरीका यूज़ कर लें, आप इसको निकाल सकते हैं। इसका ए बी जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशनें आ गई, एक इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन ये है। अब हमारे पास ए और बी 2 कांस्टेंट है, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे और ए बी की वैल्यू मालूम करेंगे। अब सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 2 3, अब 3 ए प्लस बी 7 ऊपर रखी है, ये इक्वेशन नंबर 1 ही है, ये इक्वेशन नंबर 1 ऊपर से ही आई है और ये इक्वेशन नंबर 2 है जो अभी अभी हमने निकाली है। इन दोनों इक्वेशनों को हम हल करने जा रहे हैं। अब इनको देखा जाता है कि इनका जो देखें बी और ये ऊपर भी बी है, इनके कोफिशिएंट मिलते हैं आपस में, तो लिहाजा हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि ये बी कैंसिल हो जाए। कोई एक कांस्टेंट पहले हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो हम बी और ये अगर माइनस करेंगे तो कैंसिल होगा ना, दोनों के साथ पॉजिटिव की अलामत है, माइनस करेंगे निचली अलामत बदल जाएगी, ये दोनों बी कैंसिल हो जाएंगे। 3 है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो निचली रकम जो इक्वेशन होती है उसकी अलामतें बदल देते हैं, पता है ना इसका, तो पता है। हाँ जी, ये कैंसिल हो गया। 3 में से -6 निकालते हैं, ये -6 है, ये 3 है, तो 6 में से 3 निकालेंगे, फ़र्क निकालेंगे तो ये -3 आएगा। एक प्लस माइनस हो तो फ़र्क निकालते हैं, बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर देते हैं। 6 में से 3 निकालेंगे तो जवाब के साथ अलामत जो है वो बड़े वाली आती है, पता है ना। अब इधर नफ़ी 13 है, नफ़ी 13 है, ऊपर 7 है, फ़र्क देखेंगे तो 13 और 7 का फ़र्क 6 होता है और अलामत बड़े के साथ वाली लगाते हैं तो -6 हो गया, माइनस इधर भी है, माइनस इधर कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू जो हमारे पास 6 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। फिर हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब ये ए की वैल्यू मिल गई है तो बड़ा आसान होता है ये कि 2 कांस्टेंट हों दोनों इक्वेशनों में, तो ए की वैल्यू मालूम हो जाए तो ये दूसरी इक्वेशन में दर्ज कर देते हैं। पुट ए किसी भी इक्वेशन में आप दर्ज कर सकते हैं, इक्वेशन में 1 और 2 अपनी मर्जी से किसी एक इक्वेशन में दर्ज कर लें और जिसमें आसान होता है वो दर्ज करते हैं। आप देखो पुट ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में आप ए की वैल्यू दर्ज कर दें। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो 3 ए प्लस बी इक्वल टू 7 है, जहाँ पे ए है वहाँ पे ए इसकी वैल्यू 2 दर्ज करें, ये 3 2 बार क्या होता है 6 हो जाएगा, बी इधर रहेगा तो ये बी इधर ही रहने दें, इधर 7 है तो इधर 7 में से इधर आकर 6 माइनस हो जाएगा तो बी की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ गई, तो बी इज इक्वल टू 1 हो गया। उधर हमने ये भी निकाला था ए इज इक्वल टू 2, तो यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, यही हमारा आंसर है, क्या ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं, बिल्कुल 4 जैसा है ये क्वेश्चन, बिल्कुल 4 जब अभी हमने किया। तो गिवन दैट जी एक्स इज इक्वल टू जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5 वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स, इफ जी -1 इज इक्वल टू 0 एंड जी2 इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी हमारे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें जी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी प्लस 5। यहाँ बता रहा है कि ए और बी 2 कांस्टेंट नंबर हैं, इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन ये है कि जी -1 0 के बराबर है और जी2 10 के बराबर। इसका मतलब है कि एक दफ़ा इस इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू -1 दर्ज करेंगे और जी -1 को 0 के बराबर रखेंगे और दूसरी एक इक्वेशन हासिल कर लेंगे और दूसरी दफ़ा जब यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे और g2 की जगह 10 रखेंगे तो एक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। हमारे पास 2 इक्वेशनें आ जाएंगी, इन दोनों को सिमल्टेनियसली हल कर लेंगे। 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं आप, कोफिशिएंट को बराबर करते हुए भी कर सकते हैं, एक की वैल्यू दूसरे में दर्ज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करके भी कर सकते हैं,
चलें इसको शुरू करते हैं। जी एस एक्स प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। और दूसरी बात है कि जब जी -1 आ जाएगा इसको भी 0 के बराबर फर्ज कर लेंगे। तो अब जी -1 इज इक्वल टू ए, एक्स की जहाँ जहाँ एक्स नज़र आता है वहाँ -1 दर्ज कर दें। तो ये -1 ए के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -a हो जाएगा, प्लस बी उसी तरह ये 5 उस तरह लिख दिया। और जी -1 की वैल्यू उसने दे दी है वो 0। तो इस तरीके से हम ये माइनस है इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, बी इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ये माइनस बी इज इक्वल टू 5 हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इसे सेव करके रखते हैं, बाद में ये काम आएगी हमारे। अब अगेन जी दोबारा वही अगला फंक्शन लिखते हैं, यानी वही फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी प्लस 5। इसमें भी आप एक्स की जगह पुट एक्स इज इक्वल टू 2, इसमें एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दें। यहाँ पे आप 2 लिखें, जी एक्स की जगह 2 लिख दिया है, यहाँ एक्स की जगह 2 लिख दिया। 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट 2a आएगा, प्लस बी और प्लस 5 उसी तरह नीचे ले आएंगे। और इधर जी 2 की वैल्यू जो है वो 10 दी हुई है वो दर्ज कर दी। और इधर को थोड़ा सा हल किया, ये दोनों साइडें इधर आ जाएंगी, -2a -b। और ये उधर ये जो 5 जाएगा इधर रहेगा और ये 10 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 5 निकालेंगे, 5 आएगा, इधर में से माइनस बाहर निकाल लें, दोनों तरफ माइनस आ गई, कैंसिल हो गया। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। पहली इक्वेशन हमारे पास वो है ये वाली, पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम हल करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 5 ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये a माइनस बी इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे लिख दिया, और b जो है इक्वेशन नंबर, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन नंबर क्या है, ये 2 है। अब लिख सकते, अब इनको देखें, प्लस बी और माइनस बी है तो हमने कैंसिल करना था, अब हम ऐड करेंगे। पिछले सवाल में हम सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो दोनों लामते सेम है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 1a और 2a दोनों को ऐड करेंगे तो 3a, इधर 5 प्लस 5 कितना आ गया, 10 आ गया। a इधर 3 जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा तो 10/3। a की वैल्यू आप मालूम कर चुके हैं क्या, a इज इक्वल टू 10/3। अब बहुत आसान, आगे बहुत आसान हो गया सवाल कि पुट a इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में आप जहाँ a मौजूद है वहाँ 10/3 दर्ज कर दीजिए। अब a माइनस बी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपके पास ये थी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे a लिखा है, वहाँ पे 10/3 दर्ज करें और माइनस बी। अब माइनस बी इधर, माइनस बी उधर चला जाएगा, जमा हो जाएगा, तो ये 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आता है 3, तो ये 3 बार 1 होता है। तो अब 3 को 3 पे डिवाइड 1 आता है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, तो माइनस। अब 3 5 बार कितना होता है, 15। तो अब 15 में से 10 निकालेंगे तो हमारे पास -5/3 आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/3, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 1 ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान सवाल है, यानी कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय, यानी उसने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 1 है, यानी x का फंक्शन है जो किसको द्वारा डिफाइन करते हैं, 5x प्लस 1 है। कहता है कि अगर फंक्शन ऑफ x की कीमत 32 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप यहाँ लिखें जो दी हुई है, यहाँ पे गिवन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 32, पुट फंक्शन इज इक्वल टू 32 यानी 32 दर्ज करना है बस, और x की वैल्यू में करना है। ये 5x इधर आ गया प्लस 1, ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 32 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 31 आ जाएगा। ये 5x है, यानी 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 5 डिवाइड हो जाएगा, 31/5 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 31/5। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 6.2 आंसर। लेकिन ये आंसर सही आंसर है, लेकिन किताब के ऊपर जो है ना इसका आंसर दिया हुआ है, किताब वालों ने इसका जो नई किताब लिखी है उसमें, नई किताब जो उसमें लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ है, इसका आंसर जो है वो 6.2 नहीं बल्कि 6 आया है।
इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, बुक में हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो। लेकिन अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स की जगह 31 लिखते हैं, यानी 32 की बजाय अगर 31 लिखते हैं, तो फिर इस सवाल को देखते हैं क्या आता है। अगर फंक्शन ऑफ एक्स की जगह हम लिखेंगे 31, तो इधर 5x+1 उसी तरह रहेगा। तो ये 31 में से इधर एक जाकर माइनस हो जाएगा, 30 आ जाएगा। जब 5 इसको डिवाइड करेगा, 30 को 5 डिवाइड करे तो ऐसी कीमत 6 आ जाएगी। इस तरीके से जो किताब के ऊपर जवाब है ना, वो 6 लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप गौर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किताब अगर ये नहीं इस क्वेश्चन के मुताबिक हल करें तो आंसर आता है यानी 6.2। लेकिन अगर ये जो अगर फंक्शन ऑफ एक्स की जगह 31 लिखें तो फिर जवाब आता है 6, और जो ये किताब वाला जवाब दुरुस्त है। इस तरह क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। ये बिल्कुल क्वेश्चन 4 जैसा है, क्वेश्चन 4 जैसा है, आसान है, इसमें वैल्यू पुट करनी होती हैं। तो अब कंसिडर द फंक्शन ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 हो और फंक्शन ऑफ -2 10 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द सी एंड डी। उसमें क्वेश्चन में हमने कांस्टेंट ए और बी रखे थे, यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि सी और डी हैं। कंसिडर यानी फंक्शन इसको कंसिडर करेंगे और इसमें बता दिया सी और डी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन ये अप्लाई करनी है कि जहाँ पे फंक्शन ऑफ 1 लिखा वहाँ 6 लिख दीजिए, यहाँ फंक्शन ऑफ -2 लिखा है वहाँ 10 लिख दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो आप फंक्शन ऑफ एस लिखें सी एस स्क्वायर प्लस डी, इसमें आप पुट एक्स इज इक्वल टू 1 दर्ज करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स आता है वहाँ वहाँ 1 दर्ज कर दीजिएगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, सी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सी आ जाएगा प्लस डी। इधर फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो यहाँ दी हुई है 6 है, तो यहाँ पे आप 6 दर्ज कर दें। यहाँ पे हमारे पास सी प्लस डी इज इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ पे अगेन वही फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एस इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। इसमें हम एक्स की पुट एक्स इज इक्वल टू -2 एंड फंक्शन ऑफ -2 इज इक्वल टू 10। अब एक्स की जगह -2 दर्ज करेंगे तो ये फंक्शन ऑफ -2 आ जाएगा, और यहाँ पे -2 की स्क्वायर जो होता है वो 4 आ जाएगा, 4c आ जाएगा प्लस डी। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ -2 की वैल्यू दी हुई है, उसने 10 के बराबर दर्ज किया। सी 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 आ गया, 4c प्लस डी इज इक्वल टू दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास दोनों इक्वेशनें हमें मिल गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारे पास आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2। इसको हल कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। सी प्लस डी इक्वेशन नंबर 1 है और ये दूसरी इक्वेशन है 4c प्लस डी इक्वल टू 10। इसमें देखें डी दोनों पॉजिटिव है, तो लिहाजा हम कैंसिल करने के लिए ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, निचली अलामतें बदल देंगे। जब निचली अलामतें बदलेंगे तो ये प्लस है माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी, डी यहाँ ख़त्म हो जाएगी, आगे मूव नहीं करेगी। 1c और -4c। अब इनका फ़र्क देखें, 4 में से 1 निकालेंगे 3 आएगा, -3c इधर आ जाएगा, 10 में से 6 निकालेंगे तो -4 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो गए। तो c की वैल्यू 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, c की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। 4/3। हाँ जी, 4/3 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे c की वैल्यू मालूम होगी, एक चीज़ वैल्यू मालूम होगी, आप पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में इसे दर्ज कर दें। c प्लस डी इज इक्वल टू 6 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें आपने c की वैल्यू 4/3 दर्ज कर दी, तो प्लस डी उस तरह ये डी इधर रहेगा और ये 4/3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। बटे वाली रकम है, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम आता है 3 और 3 हर के 6, अगर अकेला इसके नीचे बटा 1 लिखा जा सकता है 6, तो 3 एकम 3 हो, तो अब ये क्या होगा 6 × 18, 3 एलसीएम है, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो आ जाएगा 18। अब ये ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा क्योंकि जो एलसीएम है और इसका न्यूमरेटर है वो सेम है, तो 4 ऊपर से नीचे वैसे ही आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 14/3 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है। अब दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर आप इसके कोएफिशिएंट जो है वो बैलेंस करते हैं, आप देखिए कोएफिशिएंट सी, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 निचले के सी के साथ क्या है, अगर सी को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, सी को ख़त्म करना चाहते हैं पहले, तो फिर आप क्या करेंगे, तो अब अगर नीचे 4c आ रहा है ना, तो दूसरी इक्वेशन में, तो ऊपर वाली इक्वेशन में अकेला सी, तो आप क्या करेंगे, इसको 4 के साथ ज़रब कर देंगे। अब देखो 4 के साथ इसको ज़रब देंगे तो ये शेप बन के 4c + 4d
प्लस 24, 4 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। तो अब नीचे भी 4c है, दूसरी इक्वेशन वैसे लिख दी है, तो आप देखें सी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस की वजह से कैंसिल हो गया, 4d और -d, तो ये क्या 3d आ गया, तो 14 आ गया हमारे पास। इधर d की वैल्यू 14/3 आ गई वही। तो पहले d की वैल्यू मैंने निकाली, अब ये d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में दर्ज कर दें। इन इक्वेशन में 1 में दर्ज कर दी है, तो d c + d = 6 है, तो d की जगह 14/3 रखा है, तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 6 में से 14/3 निकालेंगे, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, यहाँ 18 - 14 आएगा, तो ये आ गया 4/3। फिर c की वैल्यू 4/3 आ गई। ये एक आल्टरनेटिव तरीका था, इस तरह भी आप इसको सवाल हल कर सकते हैं।